हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और जैसा कि हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं अपने लेक्चर्स की, तो आज हमारी थर्ड लेक्चर वीडियो है जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स से। अगर आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो फटाफट पहले जा करके उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक्स समझ में आ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहां पर आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट अवेलेबल होने वाला है। हम लोग खूब मेहनत से, खूब दिल लगा करके जमकर करेंगे पढ़ाई और पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की। अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी इससे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो उसमें हमने कहा था भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी थी जिसको आप फिजिकल मीन्स से, फिजिकल मेथड से नाप सकते हैं, उसे बोलते थे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने सीखा था। अगर हम इनको समझें ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस तो ये 2 कैटेगरीज में आती थी। एक होती थी फंडामेंटल और दूसरी होती थी डिराइव्ड। अब ये फंडामेंटल अगर आपको याद हो, ये फंडामेंटल 7 क्वांटिटी थी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, पांचवा था इलेक्ट्रिक करंट, 6th क्वांटिटी थी हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7वें नंबर पर आती थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, तो ये हमारी फंडामेंटल 7 क्वांटिटी थी। इसके अलावा बाकी दुनिया की सारी क्वांटिटीज इनसे बनाई जा सकती थी, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको समझा भी था। प्रेशर, वर्क, टॉर्क, ये सब क्या थी, ये सब कैसी क्वांटिटी थी, ये सारी की सारी इनसे बनाई गई थी। इनको बोलते थे इसीलिए हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब यहां पर हम हर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव हो, उसको नापने की बात कर रहे हैं कि हम उसको मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज ये हमारा रूम है जहां पर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा क्लासरूम है। हम क्लासरूम को बना देते हैं। भाई क्यूबॉइडल शेप में होता है क्लासरूम, है ना, यस और नो, क्यूबॉइडल ही तो होता है। तो अब भैया अगर मैं कहूं इस रूम की ये जो चौड़ाई है ये है 5 मीटर, इस रूम की ये जो लंबाई है ये है 10 मीटर, और इस रूम की ये जो ऊंचाई है ये है सपोज 5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। तो यहां पर अगर आप नोटिस करो, मैंने जब बात करी लेंथ की तो मैंने कहा भैया इस कमरे की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। फिर मैंने कहा जो इस कमरे की ब्रेथ है वो है 5 मीटर। फिर मैंने कहा इस कमरे की जो हाइट है बच्चों वो भी कितनी है, 5 मीटर है। ठीक, तो यहां पर लेंथ को हम नाप रहे हैं 10 मीटर लिख करके। अब यहां पर ब्रेथ को नाप रहे हैं तो कह रहे हैं यह है 5 मीटर। जब हम हाइट को नाप रहे हैं तो हम कह रहे हैं यह है 5 मीटर। तो यहां पर ये हम क्या कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करो, हर वैल्यू में पहले एक है नंबर 10, 5, 5, ये सब क्या हैं, दीज आर ऑल नंबर्स, या इनको कहें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या सिंपल भाषा में कहें तो नंबर हैं ये।
और साथ में दूसरी क्वांटिटी क्या है, ध्यान से देखो जरा, दूसरी क्वांटिटी ये लिखी है मीटर मीटर मीटर। ये क्या है, ये है यूनिट ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की ऐसा यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा उसमें दो पार्ट्स होते हैं। यहां से यही तो पॉइंट निकलता है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं तो उसमें हमेशा दो पार्ट होंगे। क्या जी, एक होगा नंबर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से। क्यों जी, वजह समझो। आप कपड़ा लेने गए, कपड़े वाले दुकानदार होता है, उसके पास एक वो स्टील की रॉड होती है 1 मीटर। अगर आपको 4 मीटर कपड़ा लेना है, क्या करोगे बाबा, क्या करेगा वो 1 2 3 4 बार ऐसे उससे नापेगा, काटेगा वहां से और आपको पकड़ा देगा। तो उसने क्या किया, वो रॉड 1 मीटर की थी, तो उसने जब 4 बार कपड़े को उससे लगाया तो वो कपड़ा लंबा होकर के कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर बिकम्स 4 मीटर। तो हम ये नंबर बताता है कि हमारी वाली क्वांटिटी इस बेसिक यूनिट का कितने गुना है। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू चूज करते हैं। उस स्टैंडर्ड वैल्यू को बच्चों कहा जाता है यूनिट। जैसे लंबाई की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने और आपने नहीं बनाई, ये स्टैंडर्ड वैल्यू साइंटिस्ट ने मिल करके डिस्कस की है। उन लोगों ने मिल करके ये हमारे लिए काम आसान कर दिया। तुम्हें दिमाग खर्चने की जरूरत नहीं, भैया ये है यूनिट, इसकी यूनिट ये है, याद करो बस, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग हम खर्च चुके। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, किसी भी क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसी को नाम दिया जाता है बच्चों यूनिट। और कोई भी वैल्यू को जब नापा जाता है तो उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। कोई भी वैल्यू उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कितने गुना है, इसी को हम बोलते हैं, उसी से हम निकालते हैं हमारी उस फिजिकल क्वांटिटी को। बात समझ में आई? इसको एक और चीज, इसमें एक और पॉइंट चीज ध्यान से समझते हैं हम लोग। अभी हमने कहा लेंथ ऑफ द रूम, जो हमारा रूम है इसकी लेंथ हमने लिखी 5 मीटर। ठीक, अब मैं ज्यादा समझदार हूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 500 सेंटीमीटर। मुझे पता है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं ज्यादा होशियार बन के दिखा रहा हूं। मैं कहूंगा मैं इसको 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो अब देखो 5 से 500 हो गया, लंबाई बड़ी कर दी मैंने। यस और नो? नहीं सर। आप कहोगे सर पागल बना रहे हो, हमने कोई लंबाई नहीं बड़ी करी, आपने सिर्फ 5 को 500 किया, आपने नंबर को 100 गुना बढ़ाया, तो आपने यूनिट 100 गुना कम कर दी। क्योंकि अगर आप याद करो 1 सेंटीमीटर 100th ऑफ अ मीटर ही तो होता है। आप कहोगे सर होशियारी नहीं हमारे साथ। आपने नंबर को जितने गुना बढ़ाया, आपने यूनिट को उतने ही गुना कम कर दिया ताकि इनके प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रहे। बस यही बात तो आपको सिखानी थी कि अगर एक सिस्टम में आप इस नंबर को नाम दे रहे हैं n1, इस यूनिट को नाम दे रहे हैं u1, दूसरे सिस्टम में इस नंबर को नाम दिया जाएगा n2, इस यूनिट को नाम दिया जाएगा u2। आई बात समझ? तो ये जो क्वांटिटी है q, ये तब की तब क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी q को लिखा जा सकता है n1 इंटू u1 या n2 इंटू u2, और अगर हम कोई और सिस्टम भी जानते हैं तो n3 इंटू u3, अगर कोई और सिस्टम भी जानते हैं तो n4 इंटू u4 एंड सो ऑन। लेकिन हर बार इनका प्रोडक्ट हमें वही क्वांटिटी देगा। इसका मतलब नंबर और यूनिट के साथ छेड़छाड़ करने से क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आप यूनिट छोटी करोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, अगर आप यूनिट बड़ी करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? पक्की बात? कमेंट्स में थम्स अप डालो अगर समझ में आया तो। वीडियो को लाइक करो भाई। चलिए अब इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में फटाक से, जो मैंने कहा था रजिस्टर बनाइए, वीडियो पॉज करिए स्क्रीन को और इसे नोट कर लीजिए जल्दी से क्या प्रिंसिपल है।
प्रिंसिपल है भाई, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी करते समय हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हमने क्या नाम दिया था n, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइज ऑफ द यूनिट से, इसको क्या नाम दिया था u, तभी फॉर्मूला बनता है q इक्वल्स टू nu। और जब भी आप क्वांटिटी को छेड़ोगे, यूनिट को छेड़ोगे, अगर यूनिट बड़ी करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, यूनिट छोटी करोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब भैया नंबर और यूनिट का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगी तो दूसरा कम होगा, एक कम होगी तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर बराबर 5000 मिलीमीटर, लंबाई चेंज नहीं होती, क्वांटिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। इसीलिए हम कह सकते हैं n इंटू यू इज अ कांस्टेंट। और ये बात हम आगे चल करके इस्तेमाल करेंगे जब हम सीखेंगे एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना, जिसे बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। वहां पर ये प्रिंसिपल हम लोग काम में लेंगे। समझ में आया सबको? जल्दी से नोट कर लीजिए, अपनी स्क्रीन को पॉज करें, फटाक से इनको लिख लें, प्यारा सा रजिस्टर अपना बनाते रहें। भैया एग्जाम्स में वही काम आने वाला है। अब हमने कहा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम नापते हैं तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। जैसे कपड़ा लेने गए तो कपड़े वाला एक स्टैंडर्ड ले लेगा, स्टील का वो स्केल सा, उससे कपड़ा नाप करके देगा। वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है लंबाई की, उसे बोला जाता है 1 मीटर। तो वो कपड़े वाला कंपेयर करता है, अगर 2.5 मीटर कपड़ा लेना है तो एक बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार आधा, तो बन गया 2.5 मीटर। यानी वो स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करता है। वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको बोला जाता है फिजिकल यूनिट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं जी, फटाक से रजिस्टर में लिखिए, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of the same kind। यानी जब मैं लंबाई को मेजर करूंगा तो बाबू लेंथ की यूनिट यूज करूंगा, टाइम की नहीं। जब मैं मास को मेजर करूंगा तो बाबू मास की यूनिट यूज करूंगा, टेम्परेचर की नहीं। बात समझ में आई? हम हमेशा उसी यूनिट को चूज करते हैं जो उसके जैसी ही क्वांटिटी की है जिसको हम नाप रहे हैं। तो ये बात याद रखनी है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of the same kind is called a physical unit। फटाक से इसको लिख लो, ठीक है। अब ये जो फिजिकल यूनिट होती है इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये समझना जरूरी है कि आप रैंडमली किसी भी यूनिट को एवं ही नहीं बना सकते। इनके पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। पहला तो इट शुड बी वेल डिफाइंड। जो भी हम यूनिट लेते हैं वो एकदम वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए। किसने बाबू? हम नहीं करेंगे डिस्क्राइब, हम नहीं करेंगे डिफाइन। किसने किया था? हमारे वो स्मार्ट साइंटिस्ट ने। उन लोगों ने इसको डिफाइन करके रखा है, क्योंकि प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। क्यों? आप रैंडमली कुछ भी नहीं मान सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं कहता हूं मेरी ये जो 4 उंगलियों की चौड़ाई है इसको मैं अपने नाम पे नाम दे देता हूं यूनिट को। मैं कहता हूं दिस विड्थ इक्वल्स टू 1, मैं अपने सरनेम पर नाम देता हूं गिल। मैं कहता हूं ये जो चौड़ाई है मेरे हाथ की उंगलियों की, ये किसके बराबर है? दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 गिल। मेरी मर्जी, मैंने दे दिया। अब दिक्कत क्या है इस यूनिट के साथ? दिक्कत यह है बाबू, जब अगर मान लो बुढ़ा होऊंगा, सभी होते हैं, दादा दादी को हो जाता है, तो क्या ये गिल छोटा हो जाएगा? नहीं ना। तो ये ध्यान रखना है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। दूसरा, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। मान लो आपसे कहा गया अपने बाल की मोटाई नाप के बताओ, और कहा गया किलोमीटर में आंसर दो। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, किलोमीटर में तो हम शहरों की दूरी नापते हैं, बाल की मोटाई कैसे नापेंगे? अच्छा, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, यहां से बताओ दिल्ली तक का रास्ता माइक्रोन। आप कहोगे सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज नापते हैं, आप दिल्ली की दूरी कह रहे हो। गलत है ना बात? अगर दूरी कह रहे हो तो किलोमीटर में नापने को कहूंगा।
बाल की मोटाई कह रहा हूं मिलीमीटर, माइक्रोन, माइक्रोमीटर, इसमें कहूंगा यस और नो। बात समझ में आई? तो इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, मतलब जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो यूनिट है वो उसके हिसाब से ही ली जाती है। तीसरा, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। अब ये वाली बात देखो, जो मैंने यूनिट पहले ली थी अपनी 4 उंगलियों की मोटाई इक्वल्स टू 1 गिल, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि समय के साथ ये विड्थ चेंज होगी। मान लो एक बच्चा है, उसने अपनी उंगलियों के नाप दे दिया, कहा ये 1 यूनिट है जी, मान लो तुम। अब जब वो बड़ा होगा, उसकी उंगलियां मोटी होंगी, तो वो यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी समय के साथ, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक। तीसरा, चौथा है इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब इसको कहीं भी दोबारा बनाना हो तो आप बना सको। अब इस यूनिट को दोबारा बनाना है तो क्या हाथ काट के लेके जाओगे? नहीं ना। तो इजीली रिप्रोड्यूसिबल, दोबारा बनाना हो तो इजीली कहीं भी कोई भी इसको रिप्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट, पांचवी बात है, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कहा पुरानी जो यूनिट थी मीटर की पुरानी यूनिट कैसे डिफाइन करी गई थी साइंटिस्ट ने, बाद में उन्होंने इसको चेंज किया। बताऊंगा क्यों चेंज किया, समझना। उन्होंने लैब के अंदर, पेरिस में लैब के अंदर एक रॉड रख दी। रॉड काय की थी भैया? ये रॉड थी प्लैटिनम इरिडियम अलॉय की। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, इसकी एक रॉड थी। इस रॉड की जो लंबाई है, साइंटिस्ट ने इसको लैब में रखा। उन्होंने कहा भैया ये जो लंबाई है, ये लंबाई ही 1 मीटर है। सबने कहा वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, मान ली बात। साइंटिस्ट हैं भाई, कुछ सोच के ही रखा होगा, मान ली बात। सबने कहा ठीक है, यही 1 मीटर है। पूरी दुनिया ने मान लिया यही 1 मीटर है। बाद में देखा कि जब उस लैब में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हुए, अब क्योंकि ये मेटल का अलॉय था, तो जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुए होंगे, मान लो टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो हम सब ने मेटल्स की प्रॉपर्टी सीखी है। क्या प्रॉपर्टी भाई? क्या प्रॉपर्टी सीखी है बताओ तो जरा। कि अगर मेटल्स को हीट किया जाता है, मेटल्स या उनके अलॉयज को जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करते हैं। मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, और जब उन्हीं को ठंडा किया जाता है देन मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, तब वही मेटल अलॉय ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये जो 1 मीटर लंबाई थी, गर्मियों में 1 मीटर लंबा हो जाता था और सर्दियों में वही मीटर छोटा हो जाता था। तो साइंटिस्ट ने कहा भैया ये तो गड़बड़ बात है, तो ये अफेक्ट तो नहीं हो सकता फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर से। तो उन्होंने बाद में इस 1 मीटर की जो लंबाई है, इसकी वैल्यू को बदल करके वेवलेंथ की फॉर्म में रखा। बात समझ में आई? क्योंकि वेवलेंथ टेम्परेचर फिजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। बात क्लियर हुई? इसके बाद इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। अब भैया देखो मेरी यूनिट के साथ दिक्कत क्या आई थी, ये जो मैंने यूनिट ली थी गिल, इसके साथ दिक्कत क्या थी? इस यूनिट के साथ दिक्कत थी, मैंने तो कहा ये यूनिट है, चलो तुम भी मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम भी मान लोगे, दुनिया थोड़ी मानने वाली थी ये यूनिट। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो हर वो यूनिट मानी जाती है जो इंटरनेशनली सभी साइंटिस्ट मानते हो, सारी दुनिया, सारे देशों के साइंटिस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो वो यूनिट वैलिड नहीं होती। इसके बाद इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। अब ये एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल का मतलब होता है हमारी पहुंच में। मतलब वो चीज हमारी पहुंच में होनी चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां तक हम पहुंच सकते हो, उसको फिजिकली नाप सकते हो। कोई भी यूनिट ऐसे डिफाइन नहीं करी जा सकती, वो देखो जी वो रहा एक तारा, वो रहा दूसरा तारा, उनके बीच की दूरी को मैं 1 यूनिट नाम देता हूं। ऐसे रैंडमली कोई यूनिट नहीं बनती। यूनिट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी जरूरी है। रिप्रोड्यूस कैसे करोगे? तारों के बीच के दोबारा नापोगे कैसे? अगर कोई चेंज आ गया कैसे पता चलेगा बाबा? इसीलिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो यूनिट्स होती हैं, वो हमेशा वही मानी जाती हैं विच आर एक्सेसिबल, हमारी पहुंच के अंदर होनी चाहिए।
बात समझ में आई सबको? फटाक से पॉज करो और इसको जल्दी से नोट कर लो, अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहना भैया, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं बच्चों? फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की होती हैं। याद है ना कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी। उन्हीं की यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि उन क्वांटिटीज की तरह इन यूनिट्स को भी किसी और यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे मास की यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम को जब भी एक्सप्रेस करोगे मास की ही फॉर्म में करोगे, किसी और की फॉर्म में नहीं कर सकते। तो इसलिए किलोग्राम क्या बन गया? फंडामेंटल यूनिट बन गया। तो सिंपल भाषा में कहें तो हर फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसी को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। बात समझ आई? क्लियर? अब हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? आप कहोगे सर 7। कौन कौन सी थी? पहली थी मास, दूसरी क्या थी बच्चों? लेंथ, अरे ये रटवा दूंगा तुमको मैं बिल्कुल। तीसरी क्या थी? टाइम। चौथी टेम्परेचर। ये सब याद हो जाएंगी तुमको, है ना? पांचवी क्या थी? याद है? इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ क्या थी बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी। प्यारो याद नहीं है अभी भी लगता है। और सातवीं क्या थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब इनकी एसआई यूनिट्स में इनके सामने लिख रहा हूं। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। ठीक, इसको केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही टाइम की जो एसआई यूनिट है वो होती है सेकंड, इसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, इसको कैपिटल K से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पेयर, इसको कैपिटल A से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला। अच्छा देखो, आप ध्यान दोगे जो साइंटिस्ट के नाम पर जितनी भी यूनिट्स हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से नाम लिखा जाता है और यूनिट का नाम कैपिटल से लिखता है। यूनिट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं क्योंकि अगर कैपिटल से लिख देंगे तो प्रॉपर नाउन नहीं बन जाएगा, साइंटिस्ट का नाम बन जाएगा, यूनिट का नाम नहीं। ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होती है मोल, इसको पूरा मोल लिख देते हैं या कहीं पर MOL लिखा होता है। फटाक से इसको नोट करो जल्दी से अपनी कॉपी में, इसको नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में सब लोग इसको। लिख लिया? अब ऐसे ही हमने पढ़ी थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, याद है? तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। अब हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कितनी पढ़ी थी? बहुत ढेर सारी, क्योंकि भैया इन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती थी? वो क्वांटिटीज जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक ऐसे ही डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल भाषा में कहें भैया, जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को ही डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। क्या है डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए हम बात करते हैं स्पीड की। अब स्पीड जो है उसकी यूनिट, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो स्पीड की बन गई मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है इसको हमने डिराइव किया फ्रॉम मीटर एंड सेकेंड। मीटर और सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स थी, इनसे डिराइव करी गई मीटर पर सेकेंड जो कि स्पीड की यूनिट है, इसलिए जो मीटर पर सेकेंड है ये बन गई डिराइव्ड। क्यों जी? क्योंकि मीटर और सेकेंड दोनों कैसी यूनिट्स थी? फंडामेंटल यूनिट्स। इनको हमने आपस में डिवाइड किया तो बन गई मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या बन गई बच्चों? ये बन गई डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आई? तो डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट से ही बनाई जाती है। अब जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर आते हैं। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के आपने नाम सुना होगा, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, है ना। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यूनिट्स को, अलग अलग तरह की यूनिट्स को, अलग अलग क्वांटिटीज की कलेक्ट करके एक ग्रुप, एक बंच बना दिया। उसी ग्रुप को नाम दिया जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम लोग मेनली 3 सिस्टम्स के साथ फेमिलियर हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टमेडी इंटरनेशनल है, ठीक। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तीसरा होता है जो अंग्रेज लाए थे, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। आज भी केक खरीदने जाते हो, केक वाला बेकरी वाला क्या बोलता है, भैया कितने पाउंड का केक बनाऊं? तो वहां पर पाउंड क्या है? यूनिट ऑफ मास। जैसे हमारी होती है किलो, ऐसे बेकिंग में होती है पाउंड। क्योंकि बेकिंग कौन लाया? अंग्रेज लाए थे। तो इसलिए केक आज भी किस क्वांटिटी में मिलता है? पाउंड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अभी भी हाइट नापते हो, फुट की फॉर्म में नापते हो। अभी भी फ्लैट खरीदते हो, फ्लैट में एरिया जो है कैसे मिलता है? सर इतने स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। फीट जो है क्या है? लेंथ की यूनिट है, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। आप कहोगे सर एसआई सिस्टम में भी तो मीटर किलोग्राम सेकेंड ही होता है, मास के लिए किलोग्राम होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है। फिर भैया इस एसआई सिस्टम में और इस एमकेएस सिस्टम में क्या फर्क है? मैं कहूँगा बाबू इसमें फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसमें फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कहोगे सर बराबर ही तो हैं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं कहूँगा हाँ मेरे बाबू, लेकिन नाम में फर्क है। यहाँ पर हमने साइंटिस्ट को नाम दे दिया न्यूटन, यहाँ पर हमने उसे वैसा ही रहने दिया मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम में कुछ यूनिट्स को साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाते हैं उनको ऑनर करने के लिए, और एमकेएस में वो ऐसे ही रॉ फॉर्मेट में रहती हैं। ये बेसिक इन दोनों में डिफरेंस होता है। समझ में आया सबको सिस्टम ऑफ यूनिट्स? अब बात करते हैं कुछ कॉमन यूनिट्स की जो हम अक्सर देखेंगे और ये हम यूज भी करेंगे। तो बच्चों इसीलिए इन यूनिट्स को फटाक से अपनी वीडियो को करो पॉज और इनको नोट कर लेना, ये काम आएंगी, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन भी काम में मिलेंगे तुमको, ठीक। सबसे पहले बात आती है 1 फर्मी की। ये जो डिस्टेंस है फर्मी का, ये न्यूक्लियर साइजेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो 1 फर्मी कितना होता है बच्चों? 10 की पावर -15 याद करना। 1 से पहले 14 जीरो, उसके पहले 1 डेसिमल। तो भैया बहुत छोटी यूनिट है ये, न्यूक्लियस के साइजेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी आती है एंगस्ट्रॉम। कितना होता है एंगस्ट्रॉम? 10 की पावर -10 मीटर। ये जनरली बॉन्ड लेंथ, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, बॉन्ड की लेंथ को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है। इसके बाद आता है नैनोमीटर। कहाँ सुना? ये आपके वो जो नए नए प्रोसेसर आते हैं, 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, है कि नहीं? तो ये भी लेंथ की ही यूनिट है।
10 की पावर -9 मीटर होता है। इसके बाद आता है माइक्रोन। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिस्टेंसेस को, उनकी विड्थ को नापने के लिए यूज किया जाता है। कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर। तो ये जो हमने यूनिट्स पढ़ी, ये सारी छोटे डिस्टेंसेस की थी। नोट कर लो इनको जल्दी से, पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद आते हैं बड़ी यूनिट्स पर, लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या है? ये वो दूरी है जो लाइट एक साल में कवर करती है। जो लाइट है कितनी तेज चलती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 9 × 10 की पावर 8 मीटर चलती है। 9 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड है। ठीक, वो एक साल में जो दूरी चलेगी, भैया सोच के देखो ये दूरी कितनी ज्यादा होगी। 1 ईयर में कितना बड़ा डिस्टेंस चलेगी लाइट, जो एक सेकेंड में 3 × 10 की पावर 8 मीटर कवर करती है। वो एक साल में कितनी दूरी चलेगी? कितनी चलेगी? 9.467 × 10 की पावर 15 मीटर चलती है। तो ये कहलाता है एक लाइट ईयर। इसके बाद सूरज और धरती के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, इसके बाद इससे भी बड़ी एक यूनिट आती है, लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट आती है, उसे बोलते हैं पारसेक। पारसेक इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या होता है जी पैरालैक्टिक सेकेंड? आर्क की वो लंबाई जो एक लाइट ईयर की दूरी पर कितना एंगल सबटेंड करती है? 1 सेकेंड का। तो ये लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 3.26 टाइम्स ऑफ अ लाइट ईयर। तो ये बहुत बड़े डिस्टेंसेस होते हैं। ये इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंसेस, गैलेक्सीज के बीच की दूरी के लिए पारसेक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन यूनिट्स हैं जो हमने सीखी हैं। ठीक, इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो नहीं भी याद, तो जो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ठीक है, उसमें कुछ प्रीफिक्सेस होती हैं। उन प्रीफिक्सेस के कुछ मीनिंग हैं जो आज हमने सीखने हैं। पहले हम लोग सीखेंगे जो छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं सब यूनिट्स, और जो बड़ी कंप्लीट यूनिट्स का मल्टीपल होता है उसको बोला जाता है होल यूनिट्स। सब यूनिट्स एंड होल यूनिट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेका से, ऊपर बढ़ते जाएंगे। जो डेका होता है इसका मतलब होता है किसी भी यूनिट को अगर आप 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हेक्टो का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर, कितने मीटर? 10 की पावर 3 मीटर। मल्टीपल का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने कहा द डिस्टेंस d इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, इसका मतलब कितने मीटर? 10 की पावर 3 मीटर। 1 मीटर का कितने गुना? 10 की पावर 3 टाइम्स। तो ये मल्टीपल है, प्रीफिक्स। ठीक, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18। तो ये हमारी होल यूनिट्स के मल्टीपल्स हैं। अब ठीक ऐसे ही सब यूनिट्स पर आते हैं। ये सब मीटर से, सबसे होल यूनिट से बड़ी थी। जैसे अगर मैं एक डेकामीटर कहूं तो 10 मीटर के बराबर, एक हेक्टोमीटर कहूं तो 100 मीटर के बराबर, यानी मीटर से बड़ा था, इसलिए से होल यूनिट्स। अब उन यूनिट्स पर आएंगे जो मेन यूनिट से छोटी हैं। एग्जाम्पल डेसीमीटर। डेसीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, यानी 1/10 ऑफ अ मीटर। ऐसे ही सेंटीमीटर जैसे कहते हैं तो 10 की पावर -2। किसी भी यूनिट से पहले सेंटी लगाया जा सकता है, केवल मीटर ही नहीं। हमने कॉमनली मीटर के आगे देखा है, लेकिन ये प्रीफिक्स हैं, ये किसी भी यूनिट से पहले लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं सेंटीग्राम, इसका मतलब 10 की पावर -2 ग्राम। गॉट इट? ऐसे ही मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9,
पिको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15 और एटो 10 की पावर -18। ठीक, अगर मैं कहूं अगर मैं यहां पर कहूं सपोज 1 नैनोमीटर, एन लिखते हैं, स्मॉल एन लिखा जाता है नैनो के लिए, तो अगर मैं कहूं 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। तो 1 मीटर का कितना हिस्सा, 1/10 की पावर 9 टाइम्स, तो मीटर से बहुत छोटा, इसलिए इनको सब यूनिट्स कहा जाता है। जल्दी से इस टेबल को नोट कर लो, ये काम आएगा कैलकुलेशंस में तुम्हारे। नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? बच्चों, अब आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस अवसर का फायदा उठा सकें। ठीक, साथ के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, और ये जो QR कोड आपको दिख रहा है ये मेरे प्यारे से टेलीग्राम चैनल का है, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वर्कशीट्स और क्वेश्चंस हम वहां पर डिस्कस करते रहेंगे, तो वहां पर आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। इसलिए जल्दी से इस QR कोड को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसी ही प्यारी वीडियोस बनाने का। जल्दी ही मिलते हैं और साथ में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स।